हाय दोस्तों, मैं शादाब परवेज़ फैज़ी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक कि किसी शटडाउन में स्टोरेज टैंक और कोई शटडाउन आता है तो हमारी स्टोरेज टैंक होता है, उसमें मेंटेनेंस किस तरह करते हैं, इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं। आज मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टोरेज टैंक होता है क्या? स्टोरेज टैंक मीन्स क्या होता है? कोई भी लिक्विड या गैस या वाटर जो हमें नीड होती है एक चलाने के लिए, ऑयल एंड गैस को रन करने के लिए, या ऑयल एंड गैस रन करने के बाद कुछ स्टोरेज आता है हमारा, जो गैसेस होता है या हमारा ऑयल होता है वो स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हमें स्टोरेज गैस यूज़ करते हैं। द स्टोरेज टैंक आर जनरली यूज टू स्टोर ऑयल, गैस, फ्यूल एंड केमिकल लिक्विड और रॉ मटेरियल टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ रिफाइनरी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज होता है: ऑयल स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, केमिकल स्टोरेज, गैस स्टोरेज। इसमें रूफ 3 तरह का होता है: फिक्स्ड रूफ होता है, फ्लोटिंग रूफ होता है, इंटरनल फ्लोटिंग रूफ होता है। तो फिक्स्ड रूफ में मीन्स क्या है कि इसका टॉप का जो रूफ होता है वो फिक्स्ड होता है, वो अप डाउन नहीं होता है। फ्लोटिंग मीन्स ये अप डाउन होता रहता है, जैसे जैसे वो लिक्विड भरेगा वो अप और डाउन होता रहेगा। यानी इंटरनल फ्लोटिंग रूफ मीन्स क्या होगा कि एक टॉप में भी रूफ होगा जो फिक्स्ड होगा, इंटरनली रूफ होगा वो अप डाउन करता रहेगा, उससे हम इंटरनल फ्लोटिंग रूफ कहते हैं। जैसा मैं बताया, फ्लोटिंग रूफ का जो काम क्या है, वो जितना भी लिक्विड बढ़ता है उतना वो एरिया में आके वो फिक्स हो जाता है। वो अप डाउन लिक्विड के हिसाब से, हमारा स्टोरेज के हिसाब से होता रहता है। प्रेशर इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है। जैसे हम वेसल में यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर वेसल में रहता है हमारा, और भी अदर इक्विपमेंट में, हीट एक्सचेंजर में रहता है। मगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, और ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है वही होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसमें इनिशियल इंस्पेक्शन करते हैं, जिसे हम लोग एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें इंटरनल इंस्पेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? इनसाइड और आउटसाइड बोथ। अगर इनसाइड हम लोग जाने के लायक हैं, अगर वॉशलेस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो हम लोग अंदर जा सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। इनिशियल इंस्पेक्शन में चेक कर सकते हैं क्या इनिशियली जो हम लोग नोट करते हुए डिस्कस करेंगे हम लोग क्या नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग परमिट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग दोस्तों। परमिट बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ऑयल एंड गैस में, शटडाउन हो या ना हो, परमिट इज़ वेरी नेसेसरी। बिकॉज जब हम लोग टैंक में यूज़ करते हैं तो उसमें क्या आता है? ऑयल आता है, क्या आता है? गैस आता है, क्या आता है? केमिकल आता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको आइसोलेट करने के लिए ब्लेंड करते हैं उस एरिया, फ्लांज में जाकर फ्लांज को ब्लेंड करते हैं। उस ब्लेंड करने के लिए क्या, पहले हम लोगों को परमिट लेना पड़ेगा। परमिट क्या कौन देता है? ऑपरेटर, जो उस टैंक को ऑपरेट करता है, तो वो क्या करता है? वो परमिट देता है। परमिट के बाद हम लोग वो फ्लांज डालते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट के बाद इंटरनल जाना है तो वो कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस से अंदर जाने के लिए तो उसके लिए अलग परमिट आती है। तो उससे नेक्स्ट एक और परमिट लेना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग इंसाइड जाते हैं। इंसाइड जाने के लिए वो सब क्या, किसका काम है? वो सुपरवाइज़र। गल्फ में है तो वो परमिट रिसीवर परमिट लेता है, सुपरवाइज़र वर्क करते हैं। मगर इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो वो परमिट सुपरवाइज़र लेता है। उसके बाद परमिट लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग? वो सुपरवाइज़र क्या करता है? क्यूसी को ऑफ़र करता है कि सर आप इनिशियल इंस्पेक्शन करें। तो उसके बाद वो क्यूसी क्या करता है? वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को ऑफ़र करता है इनिशियल इंस्पेक्शन करने के लिए। तो परमिट लिए, आइसोलेट किए, इंसाइड गए, या इंसाइड नहीं भी गए वो उसके बाद हम परमिट लेने के बाद सुपरवाइज़र, क्यूसी, थर्ड पार्टी, तीन पर्सन वो मिल के, सुपरवाइज़र तो कर दिया, थर्ड पार्टी एंड क्यूसी दोनों मिल के इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है? कोरोजन, इनसाइड आउटसाइड कोरोजन कैसा है। पेंटिंग चेक करते हैं, इसे हम कोटिंग भी कहते हैं। पेंटिंग प्रॉपर है या नहीं, ये पेंटिंग अगर ख़राब है तो फिर हमें पेंटिंग करना पड़ता है। उसके लिए क्या करता है क्लाइंट, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर होता है, वो रिकमेंडेशन डालता है। तो फिर हम लोग क्यूसी क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होता है, तो उससे कराना पड़ता है हर चीज़, जो थर्ड पार्टी की तरफ से जो रिकमेंडेशन आएगा तो हमें करना पड़ता है। देन सिविल फाउंडेशन टैंक फाउंडेशन के ऊपर रहते हैं। वो सिविल फाउंडेशन वो क्रैक है या नहीं है वो देखना पड़ता है, उसके ऊपर टैंक रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, टैंक ज़मीन के अंदर कुछ हिस्सा रहता है, उसमें फाउंडेशन लोग चेक नहीं कर पाते हैं, फाउंडेशन नहीं होगा क्योंकि उस ज़मीन के अंदर वो कोई टैंक ज़मीन के अंदर होता है, तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। कुछ जो टैंक सिविल फाउंडेशन के ऊपर है तो हमें सिविल फाउंडेशन का क्रैक चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, अर्थिंग। टैंक में अर्थिंग होता है, अर्थिंग चेक करते हैं।
उसके बाद एनुलर प्लेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, बॉटम प्लेट रिप्लेसमेंट का मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो। एनुलर प्लेट क्या होता है, शेल जो टैंक का जो शेल होता है उससे 100 mm 200 mm आउटसाइड रहता है। देन शेल एंड रूफ का कॉरोजन चेक करते हैं, फिर वो थिकनेस लॉस चेक करते हैं, फिटिंग वगैरह चेक करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं उसका इनिशियल इंस्पेक्शन में। थिकनेस लॉस किस तरह चेक करेंगे आगे बता रहा हूँ मैं आपको। नोजल, मैनवे, गैस्केट, सीटिंग सरफेस एरिया। गैस्केट सीटिंग सरफेस एरिया का हमेशा कोरोजन की वजह से सैरेशन ख़राब हो जाता है, तो उसे हमें चेक करना पड़ता है, नहीं तो मशीनिंग करना पड़ता है उसके लिए। फिर उसको हम लोग वो चेक करेंगे। मैनवे प्रॉपर उसका वेल्ड जॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, रस्टेड तो ज़्यादा नहीं है, रस्टेड है तो प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे उस बॉक्स सबसे पहले। नोजल्स चेक करेंगे प्रॉपर कॉरोडेड है, अगर तो उसमें हैमर टेस्ट होता है, हैमर टेस्ट करके देखेंगे तो उसको फिर तोड़ना पड़ता है, सॉरी उसको हैमर टेस्ट करना, अगर वो ख़राब है तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है, फिर वेल्डिंग करना पड़ता है। देन इंसुलेशन, आउटसाइड इंसुलेशन है तो हम लोग इंसुलेशन चेक करेंगे, इंसुलेशन प्रॉपर अगर है तो ठीक, ओके, नहीं तो फिर प्रॉपर नहीं है तो फिर हमें फिर से हम लोग को इंसुलेशन करना पड़ेगा। अगर उसके बाद क्या है, अगर इंसुलेशन किसी टैंक का क्या होता है कि बाहर से इंसुलेशन नहीं होता है, तो फिर हम लोग इंसुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। और यूटीजी हम लोग बाहर से भी कर सकते हैं, अंदर से। अब इंसुलेशन अगर नहीं है तो हम लोग बाहर से यूटीजी करते हैं, जो थिकनेस लॉस के लिए मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर ये क्या नाम है, इंसुलेशन नहीं है तो बाहर से करेंगे, इंसुलेशन है तो इनसाइड से करेंगे। देन पोस्ट क्लीनिंग इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, वही शेल्फ प्लेट, बॉटम प्लेट, फिक्स रूफ या फ्लोटिंग रूफ जो होता है, तो हम लोग इनसाइड से पूरा क्लीनिंग के बाद, आउटसाइड अगर ये हमारा इंसुलेशन है तो बाहर से क्लीन नहीं होगा, सिर्फ अंदर ही से होगा, अगर नहीं तो बाहर से भी करेंगे। अंदर जाने के बाद जितना भी एरिया हमारा है प्रॉपर क्लीन हो जाता है। प्रॉपर क्लीनिंग के बाद हम लोग क्या नाम है, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। अगर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर पिटिंग, अगर जहाँ पिटिंग है, स्मॉल स्टेप्स ऑफ होल्स होती है पिटिंग, उसमें क्या होता है, इरोड हो जाता है अपना शेल, थिकनेस लॉस हो जाता है, तो उसमें वहाँ से लीकेज का ख़तरा रहता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रेशन, उसमें हम लोग रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा शीट ऊपर से डाल के उसमें वेल्डिंग करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग क्या है, इसके बाद हम लोग क्या, अगर कुछ रिकमेंडेशन आया, पिटिंग है, थिकनेस लॉस है, तो हमें फिर रिकमेंडेशन आता है हम लोगों को। देन पहले क्या किया हम लोग, परमिट लिए, याद रखना, पहले परमिट लिए, फिर इनिशियल इंस्पेक्शन किए, फिर पोस्ट क्लीनिंग इंस्पेक्शन किए, देन एनडीटी रिपेयर, क्लीन के बाद एनडीटी का अगर रिपेयर आया तो फिर एनडीटी। तो एनडीटी में क्या है, यूटी, आरटी, एमपीटी को WF-MPT भी कहते हैं। वेट फ्लोरेसेंट यूज़ होता है, उसमें लेज़र लाइट यूज़ होता है, वेट फ्लोरेसेंट यूज़ करके लेज़र लाइट से चेक करते क्रैक है या नहीं है। MPI ड्राई फ्लोरेसेंट यूज़ होता है, और ऐसे तो DPT भी यूज़ करते हैं। एंड LFET, बॉटम प्लेट के लिए LFET यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉटम प्लेट रिप्लेसमेंट के लिए बताऊंगा, तो उस टाइम LFET को मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट चेक ऑल द जॉइंट बाय MPI WF-MPI, जितने भी वेल्ड जॉइंट है हम लोग उसको WF-MPI से या MPI से या SS है तो DPT से चेक करेंगे। बॉटम को LFET से चेक करेंगे। फिटिंग एरिया है, वेल्डिंग क्रैक है तो वहाँ क्या फिर से वेल्डिंग करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग करने के बाद उसको फिर से अगेन वेल्डिंग करना पड़ेगा। अगेन वेल्डिंग करने के बाद अगर RT रिक्वायर्ड है तो RT करना पड़ेगा, अगर DPT रिक्वायर्ड है तो DPT करना पड़ेगा। उसमें NDT करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर PWHT अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो फिर PWHT करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर इशू है, कौन सा जॉइंट में इशू है, तो उस तरह से हम लोग को NDT करना पड़ेगा रिपेयर के बाद। अगर लाइक फिटिंग है तो हमारे क्लाइंट की तरफ से रिकमेंडेशन आता है कि आप इतना बाय इतना प्लेट का 200 बाय 200 1 मीटर बाय 1 मीटर प्लेट का 500 mm बाय 500 mm प्लेट का ऊपर से क्लैडिंग कर दीजिए। क्लैडिंग मीन्स प्लेट के ऊपर प्लेट रख के वेल्डिंग कर दीजिए। वेल्डिंग करने के बाद फिर हम लोगों को WF-MPI करना पड़ता है या DPT करना पड़ता है एज पर मटेरियल। नेक्स्ट क्या है हमारा हाइड्रो, इसके बाद NDT के बाद क्या होता है हमारा वाटर फिलअप टेस्ट होता है, इसे हम हाइड्रो टेस्ट भी कहते हैं।
इसमें कोई प्रेशर टेस्ट नहीं होता है, इसमें सॉरी कोई गेज नहीं लगता, कोई प्रेशर नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग इसे वाटर फिलअप टेस्ट कहते हैं। तो इसमें वाटर फिलअप टेस्ट कैसे करना है कि क्लोज ऑल द नोजल्स, जितने भी नोजल्स है सबको क्लोज करना है। ड्रेन पॉइंट डाउन साइड मैनवे में क्या होता है, मैनवे होता है शेल साइड में, शेल साइड में एक नीचे मैनवे होता है, टॉप में एक या दो, एज पर डिज़ाइन जैसा हमारा डिज़ाइन होता है तो टैंक का, उस हिसाब से। टॉप में कभी क्या होता है, दो मैनवे भी होता है, एक मैनवे भी होता है। तो नीचे का जितना भी मैनवे है, एक मैनवे शेल साइड में जो होता है वो बंद कर दिया, ड्रेन पॉइंट बंद कर दिया, डाउन साइड पे जो भी नोजल्स वगैरह है, टॉप में जो जितना भी नोजल्स है सब बंद कर दी, सिर्फ टॉप रूफ का जो मैनवे रहेगा वो ओपन रहेगा। देन हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिलअप करते हैं। वाटर फिलअप करते हैं कितना, कभी कभी क्या होता है 25% से स्टार्ट करते हैं। 4 मीटर का अगर टैंक है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर मतलब 100% हो गया। तो क्या वो क्या होता है कि कभी क्लाइंट बोलता है कि 25% पहले करो, क्या फिल करो, फिर 50% फिल करो, फिर 75% फिल करो, फिर 100% फिल करो। कभी क्लाइंट बोलता है कि 50% फिल करो, 75, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कितना टाइम है हमारे शटडाउन का। या जब प्रोजेक्ट होता है तो होता है कि 25 से करो। जब मैं जितना देखा हूँ शटडाउन में कि हमेशा कि 50% पानी फिल करो, उसके बाद 24 आवर्स के लिए होल्ड करो, हमेशा 24 आवर्स के लिए होल्ड होता है वाटर फिलअप टेस्ट में, याद रखना। तो 50% क्या करते हैं हम लोग, 50% वाटर फिल किए, 24 आवर्स के लिए होल्ड किए, डॉक्यूमेंटेशन बनाए, इस टाइम से इस टाइम तक है, मार्किंग कर दिए, पानी फिल करने से पहले मार्किंग होता है वो मार्किंग कर दिए। उसके बाद 4 आवर्स के लिए होल्ड कर दिए, क्लाइंट भी आके वो सब देख लिया, ओके हो गया। फिर 24 आवर्स के बाद आए हम लोग, फिर देखे कि कोई लीकेज वगैरह नहीं है, कोई पानी लीकेज नहीं है, वाटर लीकेज नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर कोई जॉइंट से ऑल आर ओके, सब ओके। उसके और सब ओके होने के बाद फिर क्या करते हैं, 25% और फिल करते हैं, तो 75% फिल हो जाता है। फिल करने के बाद कभी कभी क्या होता है 50 डायरेक्ट बोलते हैं 100 कर दो, तो वैसे फिल करने के बाद वो जैसे ही है, फिल करो, 24 आवर्स के लिए होल्ड करो, फिर फिल करो, फिर 24 आवर्स होल्ड करो, सब ओके है तो फिर ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे। नहीं तो अगर कुछ रिकमेंडेशन है, सॉरी कुछ रिपेयर है तो फिर रिपेयर करेंगे। कुछ जॉइंट से लीकेज आ रहा है तो फिर पानी कम करके वो लीकेज अटेंड करने के बाद फिर अगेन से फिर हम लोग हाइड्रो टेस्ट वाटर फिलअप टेस्ट करेंगे। देन बॉक्सअप। बॉक्सअप के लिए क्या है, बिफोर बॉक्सअप सबमिट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट, देन टेक परमिशन ऑफ बॉक्सअप। सबसे जब बॉक्सअप करेंगे, बॉक्सअप से पहले हम लोग को क्या होता है, जितना भी डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग जितना भी डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है थर्ड पार्टी के पास। तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, एनडीटी रिपोर्ट्स होता है, एमपीआई का, डीपीटी, एनडी, आरटी, एलएफटी, देन पेंटिंग रिपोर्ट। अगर पेंटिंग प्रॉब्लम, पेंटिंग का इशू रहा, कोटिंग का इशू रहा, अगर वैसे टैंक में अगर दोबारा से हम लोग पेंटिंग किए तो उसके लिए रिपोर्ट बनता है, वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। द वाटर फिलअप टेस्ट का रिपोर्ट जो 25% में 3 रिपोर्ट आया है, 2 रिपोर्ट है, 4 रिपोर्ट है, 4 बार हम लोग टेस्ट किए, उतना बार उसका रिपोर्ट बनता है वाटर फिलअप टेस्ट का, वो रिपोर्ट। देन रिपेयर रिपोर्ट, जो भी रिपेयर आया है उसका रिपेयर का रिपोर्ट। देन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, जैसे इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, उस पर एक फॉर्मेट होता है, उस पर हम लोग को साइन लेना पड़ता है, इस पर इंस्पेक्शन, जैसे इंस्पेक्शन जा रहा है तो वो जमा करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद फिर हम लोग परमिशन मिलता है परमिट के लिए, बॉक्सअप के लिए परमिट मिलता है। तो परमिट लेने के बाद, बॉक्सअप के बाद चेक गैस्केट ऑफ मैनवेज नोजल, जितने भी हमारे मैनवेज है, नोजल्स है, उसके फिर से हम लोग गैस्केट चेक करके और न्यू गैस्केट एज पर ड्राइंग, एज पर डायमेंशन कौन सा गैस्केट है। उसके बाद उसको फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिब्लाइंड करते हैं। डिब्लाइंड का परमिट लेने के बाद डिब्लाइंड करते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है, इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा मेंटेनेंस टैंक का। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट